देश में अब तक 167 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना और युवा मितान क्लब योजना का हुआ शुभारंभ। राजनांदगांव जिले में उद्यमी जागरूकता अभियान और बजट पर परिचर्चा का किया गया आयोजन। और प्रदेश में अब तक 96,64,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 167 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक पात्र लोगों को 1 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। इस बीच 4 करोड़ 77 लाख से अधिक किशोरों को भी कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड संक्रमण के 1,72,433 नए मामले दर्ज किए गए। सक्रिय मामलों की संख्या 15,33,911 है। संक्रमण से ठीक होने की दर 95.14% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2,59,107 लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या 3 करोड़ 97 लाख से अधिक हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 2,764 कोरोना के नए मरीज पाए गए। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 6.15% है और फिलहाल 21,475 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करवा रहे हैं। देश भर में कोविड प्रिकॉशन डोज टीकाकरण के तहत बूस्टर डोज लगाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों को प्रिकॉशनरी डोजेस लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के सीमांत मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालयों और वाहिनियों के करीब 3,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रिकॉशनरी डोजेस लगाई गई। इस बारे में सीमा सुरक्षा बल के भिलाई स्थित सीमांत मुख्यालय के उप महानिरीक्षक एस डबास ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि बीएसएफ छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों को कोविड प्रिकॉशनरी डोज लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। लगा दी गई है और मास्क, सैनिटाइजर और जो सरकार की कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हम सब पालन कर रहे हैं और हमारे जवान सब स्वस्थ हैं। और तीसरी लहर में हमारा कोविड इन्फेक्टेड है वो 5 से 10% ही है। श्री डबास ने लोगों से अपील की है कि कोविड रोधी टीकाकरण को सफल बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभाएं, अधिक से अधिक टीके लगाएं। लोकसभा सांसद राहुल गांधी आज राजधानी रायपुर पहुंचे। उन्होंने साइंस कॉलेज मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया। साथ ही नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले महात्मा गांधी की स्मृतियों से जुड़े सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान श्री गांधी ने आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात की। समाज के लोगों ने उनका परंपरागत ढंग से स्वागत किया। श्री गांधी ने सर्व समाज एकता परिषद के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने बस्तर अंचल के सुकमा जिले के गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। जल संसाधन विभाग द्वारा विकास प्रदर्शनी के डोम में इसका मॉडल प्रदर्शित किया गया है। यहां बिना बिजली और बिना अन्य ईंधन के 24 घंटे सिंचाई की होती है, जिससे कई किसान लाभान्वित हो रहे हैं। श्री गांधी ने साइंस कॉलेज परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।
राजनांदगांव जिले में दुर्ग भिलाई सीए शाखा की ओर से उद्यमी जागरूकता अभियान और बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के खाद्य और राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में उद्योगों की संभावना और सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उद्योग नीति है उसमें काफ़ी सारी रियायतें दी गई है, ज़मीन से लेकर के बिजली से लेकर के रॉ मटेरियल तक में। और उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो रूरल एरिया है, जहाँ हमारा गौठान चल रहा है, उसको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको भी काफ़ी संभावना है और काफ़ी चीज़ सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है टोटल हम देखें तो उद्योगों को सपोर्ट करने वाला है। कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख और भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। प्रदेश में अब तक किसानों से 96,64,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके बदले किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 18,605,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इधर कोरिया जिले के 41 धान खरीदी केंद्रों में अब तक 1,35,113 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जिसमें 68,345 मीट्रिक टन धान का उठाव मिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए कर लिया है। जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक सभी धान का उठाव मिलिंग के लिए कर लिया जाएगा। जहां पर धान खरीदी की जा रही है और प्रत्येक धान उपार्जन केंद्र के लिए हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी प्रकार से जो किसान हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन इस बात के सभी को सख्त और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से अवैध धान की आवक धान खरीदी केंद्र में ना हो, तो इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में कोचियों पर निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गौरतलब है कि 7 फरवरी तक धान की खरीदी की जानी है। और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने छतों पर सोलर प्लांट योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं के लिए स्वयं अथवा अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता के माध्यम से छत पर सोलर प्लांट लगाने की सरल प्रक्रिया जारी की है। नई व्यवस्था के तहत छत पर सोलर प्लांट स्थापित करने का इच्छुक लाभार्थी अब राष्ट्रीय पोर्टल पर भी अपना आवेदन भेज सकते हैं। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। सौर प्लांट लगाने की सरल प्रक्रिया जारी की है। नई व्यवस्था के अंतर्गत छत पर सौर प्लांट स्थापित करने का इच्छुक लाभार्थी अब राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना आवेदन भेजेगा। लाभार्थी को अपने उस बैंक खाते के विवरण सहित आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी, जिस पर अनुदान राशि हस्तांतरित की जाएगी। आवेदन के समय लाभार्थी को पूरी प्रक्रिया और उस अनुदान राशि के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसे आरटीएस प्लांट की स्थापना के लिए प्राप्त किया जा सकता है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वो वेबसाइटों, सोशल मीडिया पर प्रकाशित होने वाली किसी भी ऐसी भ्रामक झूठी सूचना पर विश्वास न करें, जो विशेष रूप से रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए पंजीकरण शुल्क या अन्य किसी भुगतान के लिए कहती हो। इस संबंध में प्रामाणिक जानकारी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in या स्पिन पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। और अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश में खनिज और रेत के अवैध परिवहन करने वाले लोगों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच जगदलपुर जिले के गुमड़ेल, करंजी, परपा और कुम्हारवंड क्षेत्र में खनिज विभाग के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गौण खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन करने वाले 5 वाहनों को जब्त किया गया। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि अवैध उत्खनन और परिवहन के मामलों पर निगरानी रखी जा रही है। मुंगेली जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण अभियान जारी है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर अजीत बसंत ने पथरिया में पॉजिटिविटी दर 5% से अधिक होने पर आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों को 8 फरवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चालू रहेंगी। वहीं पात्र हितग्राहियों को रेडी टू ईट का वितरण घरों में किया जाएगा। इसके साथ ही सुपोषण अभियान के तहत गर्भवती माताओं को गर्म भोजन का वितरण घरों में ले जाकर किया जाएगा।
प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के संचालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत दुर्ग जिले में पुलिस ने एक कंपनी के संचालक को ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। यह आरोपी निवेशकों से पैसे लेकर फरार हो गया था। इस संबंध में दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक BN मीणा ने बताया कि अब तक 51 कंपनियों की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और उनके संचालकों को निवेशकों की रकम वापस करने को भी कहा गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। निवेशकों की रकम नहीं लौटाने वाली चिटफंड कंपनियों के संचालकों की संपत्ति भी अब कुर्क की जा रही है। और आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की एक झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। और आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन दरअसल भारतीय सांविधिक आयोग था, जिसका गठन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। आयोग की इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना तथा इस तरह के और सुधारों का सुझाव देना था। जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली की संयुक्त अध्यक्षता वाले इस आयोग में 7 सदस्य शामिल थे, जो सभी ब्रिटिश थे। आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1927 में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। आयोग के भारत आगमन पर पूरे देश में हड़ताल की गई। आयोग के गठन की निंदा करने के लिए देश भर में बैठकें भी आयोजित की गईं। आयोग को हर शहर में विरोध का सामना करना पड़ा। मद्रास में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई और कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने बहुमत से निर्णय लिया कि उसका आयोग से कोई लेना देना नहीं होगा। पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए और जीवन भर के लिए अपंग हो गए। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया, लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में लोगों का नेतृत्व किया। विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रतिशोध की कार्रवाई में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले ही वहां एकत्र लोगों को संबोधित किया और कहा कि उन पर किया गया ये क्रूर प्रहार ब्रिटिश भारत के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। दुर्भाग्य से लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया। साइमन कमीशन ने 2 खंडों में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा, लेकिन केंद्र में संसदीय जिम्मेदारी का प्रस्ताव खारिज कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन के विरोध को देखा और ये कहकर लोगों को शांत करने की कोशिश की कि भविष्य में इस तरह की किसी भी कवायद में भारतीयों की राय को ध्यान में रखा जाएगा। बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। एक गहरा रिश्ता साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय के विरोध का। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 167 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना और युवा मितान क्लब योजना का हुआ शुभारंभ। राजनांदगांव जिले में उद्यमी जागरूकता अभियान और बजट पर परिचर्चा का किया गया आयोजन। और प्रदेश में अब तक 96,64,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।